तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद हवाओं का रुख चेंज हुआ था और वो ये था कि पुलिस वन साइडेड है। पुलिस पर मुसलसल ये इल्जाम आ रहे थे, इन्होंने अमीर बलाश टीपू ग्रुप के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। इस दुश्मनी के बेनिफिशियरी पुलिस ही रही है और आज भी मैं समझता हूँ इस दुश्मनी की बेनिफिशियरी पुलिस ही है। मीर मौसब के डेरे को सील कर दिया गया है, छापा मारा गया है। पुलिस के पास तो इख्तियार ही नहीं कि वो अड्डे को जाकर सील करे। किन इख्तियारात के तहत वो सील कर सकती है? खातून के साथ जनाब कहा जा रहा है कि जिन्नात जो हैं वो सेक्सुअल ताल्लुकात रखते रहे हैं, उसको वो सेक्स का निशाना बनाते रहे हैं। गुजरात के एक थाना में दर्ज होता है ताही मज़हका खैज मुकदमा है। जिन अफसरान ने मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आफरीन है उन पुलिस अफसरान को, सलूट करें बिल्कुल उनकी इस काबिलियत पर कि उन्होंने कानून को मजाक बना लिया हुआ। झांझर दीपावा में छनकार, वो ट्रैक्टर वाला बेचारा हल चला रहा है, अब उसके ऊपर भी FIR दर्ज है। रिक्शे वाला जनाब उसने नसीबों का गाना लगाया, उसके ऊपर भी FIR है। ये किस तरह की FIR हो रही है सर? क्या कहेंगे, पुलिस को क्या हो गया है? गाड़ी में गाना सुनना जुर्म है जी, रिक्शे में गाना सुनना जुर्म है, तो फिर उन बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे जाएं जरा, हाय जो बादशाह लोगों के हैं, जहाँ हर वीकेंड पे बड़ी बड़ी महफिलें सजाई जाती हैं, वहाँ पे भी तो साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ पे भी तो अखलाकियात की धज्जियाँ पे खेली जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट एंड वंस अगेन ज्वाइनिंग अस खुरम पाशा साहब, जो कि एक सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं और पहले भी हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ ला चुके हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पर बात होती है। इसी तरह आज की पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे कि इस वक्त करंट अफेयर में जो खबरें चल रही हैं। एक तो हमें ऐसी हैरानकुन जो कि खबर सुनने को मिली कि जिसमें एक खातून के साथ एक जिन जो है वो हमबस्तरी करता रहा और बाकायदा तौर पर उसकी FIR भी दर्ज हो चुकी है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त अमीर मौसब और पुलिस के छापे की वजूहात क्या है, अंदर की कहानी क्या है, और फिर रेहान तारिक और टिकटॉकर वर्दा मलिक के इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं पाशा साहब, और फिर डॉक्टर नबिया और बुशरा शकील को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और इसके साथ साथ शोबिज़ इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड की दुनिया का आपस में क्या ताल्लुक है। ये तमाम तर सवालात और इसकी जो डीपली जो कन्वर्सेशन है वो इन्हीं के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पाशा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाशा साहब, आज की पॉडकास्ट में कुछ तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिसेंट क्राइम हुए हैं और फिर कुछ वाक़यात पर बात कर लेंगे, और साथ ही साथ जो है दाऊद इब्राहिम की कहानी जान लेंगे कि दाऊद इब्राहिम कौन था, कैसे डॉन बना, क्या वो इस वक्त ज़िंदा है या नहीं है, और इसके बारे में अब भारतीय जो मीडिया प्रोपोगेंडा किस तरह का कर रहा है। और साथ ही साथ आगाज़ करते हैं इस खबर से कि एक खातून के साथ जनाब कहा जा रहा है कि जिन्नात जो हैं वो सेक्सुअल ताल्लुकात रखते रहे हैं, उसको वो सेक्स का निशाना बनाते रहे हैं। बात समझ से बालातर है, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं? क्या कहानी है, कहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें कितनी हकीकत है? ये मुकदमा गुजरात के एक थाना में दर्ज होता है और इंतहाई मज़हका खैज मुकदमा है। ठीक है, तो इस मुकदमा की तफ्तीश तो चले जो होगी, जो हकाइक सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जिन अफसरान ने मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए या हो गई है? होनी चाहिए। ओके। उन्होंने इस किस्म का मुकदमा दर्ज किया जिसमें जिन्नात का जिक्र कर रहे हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने कोई अनपढ़ पुलिस ऑफिसर वहाँ बैठे हुए हैं कि जो दरखास्त आई, वैसे तो पुलिस ना की लकीरें निकलवा देती है मुकदमा के इंतराज से पहले, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर किया भी है तो ये क्या किया है? इसमें एक मैं आपको बात बताऊं कि मैं एक दफ़ा शायद आपके भी प्रोग्राम में बात जिक्र हुई थी कि मोस्टली जो ये जना के मुकदमा दर्ज होते हैं झूठे होते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे आपने कहा था। अगर आप उसके मंदरजात पढ़ें FIR के, वो औरत जिस किस्म की जो घटिया लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल ठीक है, पहले अपनी बेटी के साथ एक शख्स की शादी कराती है, फिर उससे तलाक दिलाती है, फिर खुद उसके साथ रिलेशंस में आ जाती है और खुद इतराफ़ कर रही है कि और ये भी कह रही है उसमें जिन्नात थे, और उसमें बाद में जिन्नात का जिक्र कर रही है कि ये क्या एक, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि उस औरत ने तो जो करना था कर दिया है। आफरीन है उन पुलिस अफसरान को, सलूट करें बिल्कुल उनकी इस काबिलियत पर, ठीक है, कि उन्होंने कानून को मजाक बना लिया हुआ है।
और इस किस्म की अब FIRs आएंगी। अब देखें ना, हर जगह डिस्कस हो रही है, मतलब क्या ये पैगाम दे रही है। बिल्कुल, इससे पहले और जब आप ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जो FIR है उसके बिल्कुल बरक्स कहानी निकलेगी। अच्छा, आप थोड़ा से सादा ज़बान में समझा दें, हर बंदा तो अब FIR नहीं पढ़ेगा, ये कहानी क्या है, किस तरह बनाई गई है, खातून की क्या चाल है, वो क्या करना चाहती थी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? मेरा तो एनालिसिस ये है कि सब झूठ कहानी है। ठीक है, कि उस FIR में जो कहानी बयान की गई है, होता यूँ है कि मोस्टली जो जना के मुकदमात दर्ज होते हैं उसमें जो भी मामला मुकदमात से पहले चल रहे होते हैं वो फ्री कैन की बाहमी रजामंदी के साथ चल रहे होते हैं। ओके। जब इख्तलाफ पैदा होता है तो ख़वातीन चली जाती हैं थानों में जना का मुकदमा दर्ज कराने। ठीक है। 95% ऐसी FIRs मैंने अपनी सर्विस में देखी हैं जिनमें कहानी यही निकलती है कि पहले बाहमी रजामंदी से वो रिलेशनशिप में होते हैं और जब इख्तलाफ पैदा होता है किसी बात पर तो ख़वातीन जो हैं वो जाके जना का मुकदमा दर्ज करा देती हैं। या एक गैंग होते हैं इस हवाले से कि जो अपने जाल में फंसाते हैं कि पहले किसी अमीर ज़ादे को, रईस ज़ादे को, किसी अयाश को, ठीक है, और उसके बाद किसी लड़की को खड़ा करके उसके खिलाफ जना का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। अब अगर आप इसी FIR को जो गुजरात में हुई है जिसमें जिन्नात का जिक्र किया है, इसका भी अगर आप मंदरजात पढ़ें तो उसमें भी सारी कहानी नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, कि अब वो अखलाकियात इजाज़त नहीं देती, मैं वो वर्ड यूज़ करूं कि सिंपल वो यही है जिसे आप कह रहे हैं कि हर चीज़ बाहमी रजामंदी से है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो अब कोई इख्तलाफ पैदा हो गया होना है तो उन्हें जाके मुकदमा दर्ज करा दिया। ओके, बस सिंपल इसमें ये है। और फिर ये अच्छा, आप आने वाले वक्त में देख लेना ये झूठी निकलेगी, झूठी निकलेगी। ठीक। अच्छा पाशा साहब, ये बताएं कि इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने नोटिस ले लिया है, पुलिस के आला अफसरान ने, इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके हक़ाइक़ क्या हैं वो उस तक पहुँचेंगे लाजमी। लेकिन सवाल ये है पुलिस की कारकर्दगी पर कि जब भी पुलिस एक दरख्वास्त एक्सेप्ट करनी होती है, आपको पता है कि वो कितनी दफ़ा चेक करते हैं और भाई ये नहीं ठीक ले जा बारों इनू जाकर दोबारा करवा के लिया। ऐसे मैंने तो कहा है कि इसमें जिस वक्त दरख्वास्त आती है ना, एक कम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर जो होता है या एक कम्पिटेंट जर्नलिस्ट होता है, जब खबर उसके सामने आती है ना, इब्तिदाई यही आता है ना, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि खबर बन के आती है, उसका इंट्रो जो पढ़ते हैं ना उससे सारी कहानी की समझ आ जाती है, जो कम्पिटेंट जर्नलिस्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो कम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, वो दरख्वास्त जब पढ़ते हैं और 2 मिनट की गुफ्तगू करते हैं वो सारी कहानी को समझ जाते हैं। अब ये कोई पुलिस ऑफिसर ये कहा कि मुझे समझ नहीं आई तो फिर वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। मतलब कि इसमें आप उस खातून के मेरा तो पुलिस यहाँ की पे कहते हैं। ये कहना है कि ये कहानी तो पुलिस को समझ आ गई होनी है। ठीक है, इसके हकाइक तक भी पहुंच चुके होंगे। पैसा भी लगा होगा मुबैना तौर पर। नहीं, एक मैं इसमें एक और भी आपको इसमें बात बताता हूँ। जी जी। लेकिन यहाँ पर उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उस मुतलका थाने के SHO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये मुकदमा दर्ज किया है। इसमें किस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन चीज़ों का हकीकत से तल्लुक ही नहीं होता, ठीक है, आप उन चीज़ों को बीच में शामिल कर रहे हैं। एक अनोखी FIR इसे कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा होता क्या है, एक दफ़ा एक पुलिस ऑफिसर के पास में बैठा हुआ था तो उसके पास एक मामला आ गया, वो भी इसी किस्म का था कि एक लड़की ने इल्ज़ाम लगा दिया था अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की है। तो उसके बाद वो दोनों को वहाँ बिठाया, दोनों पार्टियों को, लड़की के साथ 2-3 वकला भी थे। ठीक है, तो जब उनसे बातचीत हुई तो वो उस शख्स ने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ओके। उन्होंने कहा क्या ब्लैकमेल कर रही है? उन्होंने कहा मुझे कहती है मेरे साथ शादी कर लो। मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। ठीक है। और आज तक हमारा जितना भी रिलेशन रहा है, हमारा टाइम गुजरा है इकट्ठे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से गुजरा है। उस लड़की से पूछा, उसने भी कहा कि बिल्कुल हम दोनों की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही है, तो वाकई अगर ये मेरे साथ शादी कर लेता तो मैं दरख्वास्त वापस ले लेती हूँ। देखिए, ठीक है, यानी कि अगर वो शादी कर लेता है तो मैं दरख्वास्त वापस ले लेती हूँ। ठीक है। खैर वो दोनों फ्री कैन का आपस में एक मामला चलता रहा, उसमें एक टाइम तय हो गया अगले दिन का कि चलो नेगोशिएट अगर होता है तो उसमें बिल्कुल ठीक है, इस मामले को देख लेते हैं। जब वो लड़की बाहर चलेगी तो उस पुलिस ऑफिसर ने उस लड़के को बिठाया, उसने कहा लड़की की बात मान लो या इसको कायल कर लो, ठीक है, या इसको जो भी करना है ताकि अपनी दरख्वास्त वापस ले ले, वगरना मैं पर्चा दे दूंगा। ठीक है। मैंने जब वो चले गए मैंने उससे कहा, मैंने कहा कहानी तो खुल गई है,
और फिर भी आप कह रहे हो कि हम पर्चा देंगे। ठीक है। तो वो आगे से कहने लगा भाई साहब हम क्या करें, वो खतून है, वो जाके मीडिया पे शोर मचा देगी कि मैं पुलिस के पास थाने गई थी, पुलिस ने मेरी सुनवाई नहीं की। ठीक है। हम तो जो भी कह रही है उसके मुताबिक FIR दर्ज कर लेंगे, आगे इन्वेस्टिगेशन वाले जाने, वो खतून जाने तो वो मुल्ज़म जाने। ठीक है। मकसद कहने का है कि ये कहानी की समझ भी आ गई है, लेकिन इसके बावजूद वो अफसर इस बात से डर रहा है कि वो खतून मीडिया पे शोर मचा देगी। ठीक है। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि एक नौजवान के खिलाफ अगर जना का मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसका रिकॉर्ड खराब हो गया, उसका CRO में रिकॉर्ड आ गया, और जिनको नहीं भी बात का पता, पहले 2 फ्री कैन के दरमियान है, 2 से बढ़ती बढ़ती थाने आ गई है। बिल्कुल। थाने में जब मुकदमा दर्ज होगा, मीडिया की वो जीनत बन जाएगा, तो उस सारी फैमिली, चाहे वो लड़की की है चाहे लड़के की है, ठीक है, फिर उनकी इज्जतें कहाँ पे जाएंगी। ठीक है। तो ये मेरा वाकया बताने का मकसद ये है कि जब पुलिस ऑफिसर्स के पास दरख्वास्त जाती है और वो दरख्वास्त गुजार को सुनते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी सारे हकाइक तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका 24 घंटे ये काम होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें सच और झूठ की समझ आ जाती है, एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन अफसर जो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जी मसलतन वो कुछ चीज़ों से चश्मपोशी इख्तियार करते हैं, ठीक है, खामोश रहते हैं और मामले को धीरे धीरे लेकर चलते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर ये इस किस्म की दरख्वास्त वहाँ उस थाने में गई थी तो सारी कहानी की तो समझ आ रही है, बट उन्होंने दे दिया है पर्चा। अब इन्वेस्टिगेशन में तो मामला अब तक हल भी हो गया होना, जब आप और मैं ये गुफ्तगू कर रहे हैं, अब तक ये मामला हल हो गया होना, असल हकाइक सामने आ गए होने। ठीक है। लेकिन भी दरमियान में उन लाइनों में जो 1-2 काबिल तराज लाइनें लिखी गई हैं, अच्छा इस किस्म की कई भोंडी, मैं तो ऐसी FIRs को भोंडी FIRs कहूँगा, ठीक है, दर्ज होती हैं। कई ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो इखलाकियात के मुनाफी लफ्ज होते हैं। ठीक है, और बड़ी क्लियर चीज़ें कई लिखी होती हैं। ठीक है, और ऐसी FIR से इज्तनाब करना चाहिए। ये मजाक बन रहा है, ये इस वक्त उस औरत ने तो जो करना था कर दिया, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को भी सोचना चाहिए था कि ये मैं क्या तहरीर है, इस पर मैं क्या मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। खाम खा जन्नात का बीच में जिक्र ला के एक नया स्टंट छोड़ दिया। आपको लगता है कि पुलिस वैसे ही स्टंट के लिए आजकल खुद जो कि टिकटॉकर बनती हुई नज़र आती है? कई पुलिस जो एहलकार हैं वो उन्होंने टिकटॉक लगाई होती हैं, चलाई होती। ये पुलिस कांस्टेबल तक बात नहीं रुकी, ये शहरबानी नकवी तक और बाकी बड़े बड़े अफसरान तक भी जो है उनकी टिकटॉक्स भी सामने आ रही हैं। देखिए अब खुद मरियम नवाज साहिबा जो है उनके भी आप टिकटॉक्स देखें तो पूरा उनका वर्क जो है वहाँ पे। अब पाशा साहब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो एक तो आपने ये कहा कि ये इन्होंने सिर्फ जो है ना एक स्टंट लगाने के लिए इस तरह इन्होंने बोंडी जो FIR दी है। झांझर दीपावा में छनकार, वो ट्रैक्टर वाला बेचारा हल चला रहा है, अब उसके ऊपर भी FIR दर्ज है। एक रिक्शे वाला जनाब वो लेके जा रहा है, उसने नसीबों का गाना लगाया, उसके ऊपर भी FIR है। ये किस तरह की FIR हो रही है सर? क्या कहेंगे, पुलिस को क्या हो गया है, क्या होनी चाहिए? और मुझे आपने बताना है होनी चाहिए या नहीं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस करती नहीं जहाँ पे करने वाली होती है? देखिए, अगर गाड़ी में गाना सुनना जुर्म है, रिक्शे में गाना सुनना जुर्म है, तो फिर उन बड़े बड़े फार्म हाउसेस पे जाएं जरा, हाय जो 62 लोगों के हैं, बिल्कुल, जहाँ हर वीकेंड पे बड़ी बड़ी महफिलें सजाई जाती हैं, वहाँ पे भी तो साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, वहाँ पे भी तो अखलाकियात की धज्जियाँ बखेरी जाती हैं। तो एक गरीब आदमी, एक गरीब रिक्शा ड्राइवर गाना सुन रहा है तो आप उस पर फ़ौरन मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अभी तक बताएं सारे मुकदमात में किसी लैंड क्रूज़र वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ है? बड़ी बात कर दी। किसी मर्सिडीज़ वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ है? किसी BMW वाले पे मुकदमा दर्ज हुआ है? या किसी भी कीमती गाड़ी रखने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं हुआ। किसी 62 शख्स को अंदर किया गाना सुनने के? नहीं। आप DH चले जाएं या किसी पौश इलाके में चले जाएं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ अक्सर आपको रात के वक्त लड़के ऊंची आवाज़ में गाने लगाए होते हैं, गाड़ियों में दंदनाते फिर रहे होते हैं। रोकें, पकड़ें, वो जो 62 लोगों की औलादें हैं उनको पकड़ें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। तो फिर तो पुलिस का काम मुझे मेरिट पे नजर आएगा, मेरिट पे आएगा। अब आप किसी कमज़ोर को जिसके पास सिफारिश नहीं है या जिसके पास पैसा नहीं है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उसको एक रात हवालात में भी रखते हैं, अगले दिन जमानत हो जाती है। साउंड एक्ट का मुकदमा होता है, अगले दिन जमानत हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, जो 62 लोग होते हैं उनके बच्चों को, उनके जो बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग होते हैं, उनको प्रोटेक्शन दी कैसे जाती है? अच्छा, उसका भी बताता हूँ, और एक चीज़ और बताऊँगा। जी सर।
एक साउंड नहीं लगाते जी जी शादी पे आऊँ, बिल्कुल। वो एक दफ़ा एक साउंड वाला मेरे पास आ गया, कहता जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मैं क्या हुआ जी? अब वो तो मजदूर है, उसने पैसे नहीं है। अब वो जिसने साउंड लगाया वो भी कोई इतना कोई लैंडलॉर्ड थोड़ी होता है, वो 5-10 हज़ार को 15 हज़ार को 20 हज़ार ऐसा ही जो एक नॉर्मल एवरेज है। बाकी तो लाखों रुपया भी साउंड वाले लेते हैं, जो बड़ी सिस्टम जिनके पास है। तो वो कहता है रात को वहाँ छापा पड़ गया, वहाँ शादी पे डांस हो रहा था। तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने जिनकी शादी थी या जिनके यहाँ वो डांस हो रहा था उनको तो कुछ नहीं कहा, मुझे उठा के ले गए, मेरा सामान उठा के ले गए और मेरे पर जाके साउंड एक्ट का पर्चा दे दिया। चेक करें यार, यानी कि वो जो पानी जिसे कहते हैं ना कि निचली सतह पर निचली सतह। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी भाई साहब के जो कानून है वो मकड़ी के उस जाले की तरह है कि जिससे तवाना जो है वो मकड़ियाँ निकल जाती हैं और वो बाकी जो बरीक है ना वो फंस जाती हैं। तो शायद इसीलिए जो गरीब या छोटे तबके के लोग होते हैं वो इसी तरह फंस जाते हैं जी। बाकी अच्छा, दूसरा रहा बाअसल लोगों का, ये तो हमारे होश से लेकर आज तक हम देखते आते हैं, हमारा कल्चर ही ये है कि किसी बाअसर शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले 100 दफ़ा सोचा जाता है। अगर कोई हाथ आप डाल भी दें, कोई अफसर इस बात पे दलेरी का मुजाहरा कर भी ले, ठीक है, तो फिर उसके टेलीफोन नहीं बंद होते जितनी कॉल्स उसको आती हैं। बाअसर लोगों का ज़ाहिर है ताल्लुक होता है, हर जगह पर होता है, आला पुलिस अफसरान से भी होता है, दारों में भी होता है, पॉलिटिकली भी उनके असरात होते हैं। तो वो तो एक कल्चर जो सिफारिश का है और पैसे का है, उस कल्चर से तो हम निकल ही नहीं सकते ना, जितना को हम इसमें दब गए में। ठीक है, जितना इसकी गहराई में हम जा चुके हैं, अब इस कल्चर से आप बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, अब लोगों को अभी ये माइंड सेट हो गया है, उन्हें पता है कि हमने जाना है, जब तक पैसे नहीं देने हमारा काम नहीं होना। और अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर, कुछ ईमानदार हैं महकमा पुलिस में भी, बहुत सारे ऐसे अफसरान, बड़े अच्छे अफसरान हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं बिल्कुल, और वो प्रोफेशनल भी हैं और ईमानदार भी हैं। तो वो अगर किसी का मुफ्त काम कर दें, पैसे नहीं लेते और मेरिट पे भी करते हैं, तो लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो फिर तजब्जब का शिकार होते हैं कि ये किस तरह हो गया। अब एक माइंड सेट हो गया है ना, लोगों को पता है कि हमने पैसे देने तो काम करना है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ गरीब आदमी को भी जब फंसा हो तो अपनी औकात से बढ़कर चाहे किसी से उधार पैसे ले, पैसे तो उसको देने पड़ते हैं। बिल्कुल, उसके बगैर उसको इंसाफ नहीं मिलता। सही बात है। तो पाश साहब, अब बात करते हैं कि पुलिस ने हाल ही में एक बड़ा छापा मारा है डांस पार्टी पे, बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स को पकड़ा है। और ये छापा कैसे प्लान हुआ है, क्यों मारा गया है, कितने टिकटॉकर्स या कितनी लड़कियां लड़के बरहना हालत में पकड़े गए, ये बताइए। देखिए, इसमें आला पुलिस अफसरान के नोटिस में ये मामला आया था। ठीक है ना, एक इलाके का जो थाने SHO है ना, उसकी इतने इख्तियारात बेशक बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो लोग ऐसी VIP जगह पर छापा नहीं मारते। अब जिस होटल में ये सारा पार्टी एक हैलोवीन के नाम पे सजाई गई थी, वो भी एक तगड़े बंदे का था, लेकिन चूंकि ऊपर से आर्डर आए हुए थे, आला पुलिस काम के नोटिस में ये मामला था। ठीक है, उन्होंने ड्यूटी लगाई थी, तो फिर पकड़ना पुलिस की मजबूरी थी। ठीक है, उन्होंने पकड़ा, छापा मारा, लोगों को पकड़ा, लड़के लड़कियों को पकड़ा। वहाँ से मुंशियात भी खासी तादाद में मकदार में पकड़ी गई थी, मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो ये एक पार्टी नहीं है लाहौर में, ये मुतअद्दिद मुकामात पर अभी भी पार्टियां लाहौर में हो रही हैं और पुलिस उनको नहीं रोक पा रही। अब से नहीं, साल से हो रही है, साल से हो रही है। और ये पार्टियाँ गरीब लोगों की तो होती नहीं है। ठीक है ना, गरीब आदमी वो नशे कर सकता है, जिस किस्म के वहाँ पे नशा व एशिया का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, वहाँ पे इंग्लिश शराब, वहाँ पे कोकीन, आइस, और फिर सबसे बढ़कर अब एक जो बहुत ट्रेंड चल पड़ा है डांसिंग पिल्स का। हाँ बिल्कुल, वो इस्तेमाल हो रही हैं आजकल, नौजवान नस्ल खा रही है, लड़का लड़कियाँ खाती हैं और अपनी जानी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, भी डाउन कर रहे हैं। वक्ती तौर पे तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आफ्टर ऑल उसके जो इफेक्ट हैं वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे बहुत सारी, आप कह लें बड़ी तादाद नौजवान लड़के लड़कियों की डांसिंग पिल्स पे लग गई है। एक ये नया नशा कुछ सालों से मार्केट में आ गया हुआ है। ओके, अभी एक वाक़या का हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो गुलबर्ग के इलाके में एक होटल में हुआ था, गैंग रेप की कॉल चली थी, जो बाद में झूठ साबित हुआ था। बिल्कुल, और जिस लड़की ने कॉल चलाई थी उसके अपने पर से डांसिंग पिल्स निकल आई थी। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ अब हो गई है। ठीक है, बिल्कुल। ये अब अगर कोई गरीब लड़की है और वो इन पार्टीज का हिस्सा बनती हैं, जो प्रोफेशनल लड़कियां होती हैं,
वो चूंकि अपने पल्ले से तो नहीं नशा कर रही होती ना, फिर जो मीरजादे हैं वो नशा करवा रहे होते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये सिर्फ एक होटल तक महदूद नहीं रहना चाहिए। फिर ये जो ट्रेंड एक ऐसी फजूलियात वाली पार्टी, शैतानी पार्टियों का पकड़ने का अगर चल निकला है, तो फिर इनको शहर के मुतद्दिद मुकामात पर, खसूसन पोश एरियाज में ये पार्टीज होती हैं, पुलिस को वहाँ भी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कहा जाता है कि इसमें कोई जो कि मुस्लिम लीग नून के, अब मुबैना तौर पर इसमें कोई सदाकत नहीं, में भी आपके पास कोई इसकी जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, कहा जाता है कि वहाँ पर वो कोई बड़े ख़ानदान के चश्मे चुरा के बेटे भी थे, कोई मुस्लिम लीग नून का औरत है या फिर मर्द है कोई उनके। जी बिल्कुल नाम आ रहा था, है इसमें हकीकत है, आ रहा था, बिल्कुल नाम आ रहा था। लेकिन एक चीज़ है कि एक नहीं होता, वहाँ पे मुतद्दिद लोग थे जो बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज के, MNA, MPs होते यही है। अभी ये मतलब जब ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। चंद रोज कबल डिफेंस में एक नौजवान अहमद जो मारा गया था, क्या था वो भी सारी डांसिंग पार्टीज के लोग थे, सारे दोस्त थे आपस में, पहले दोस्त थे, तो लड़कियों से ही तनाजात का शिकार हो गए। तो क्या हुआ, एक नौजवान की जान चली गई। ये डांस पार्टीज जो हैं और ये जो कल्चर है, ये खूनी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है अगर आप दूसरी तरफ देखें तो। बिल्कुल ठीक है। इन डांस पार्टी से झगड़े जन्म ले रहे हैं, बिल्कुल, और वो झगड़े अब इस लेवल पे चले गए हैं कि फायरिंगें हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो किसी सूरत भी हम लोगों के लिए ये फायदेमंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, आपने झगड़ों की बात की, तलखियों की बात की, तो इसी तरह मेरे माइंड में एक सवाल आया कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो दो ग्रुपों के जानिब, जो कि एक तो वो कहते हैं ना तसादुम हुआ, तसादुम नहीं हुआ, दो ग्रुपों की जानिब से जो है ना एक दूसरे की किरदार कुशी की जा रही, करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, और एक दूसरे को उसके वॉइस नोटिस और उनके छापे चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और कहीं पर मतलब कि अब आप इसके ऊपर बोलेंगे, मेरी मुराद है कि डॉक्टर नबिया अली ख़ान और बुशरा शकील, ये इन दोनों की जानिब से आप क्या समझते हैं, ये कहानी कहाँ तक पहुँचने वाली है और इसका जो मुस्तकबिल है दोनों का क्या होगा, दोनों का बताइएगा। थोड़े दिन में ठंडी हो जाएगी। ये क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत क्यों उछाल रहे हैं? पहली बात है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर डॉक्टर नबिया और हारिस शादी की है, कोई जुर्म किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल ठीक उन्होंने किया, निकाह किया। उन्होंने कुछ छुप छुपा के तो नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। और उनका जो निकाह हुआ पूरे मीडिया में दिखाया गया, पूरा मीडिया वहाँ पे था, सोशल मीडिया से बस्ता मारे, आपके बहुत सारे दोस्त वहाँ पे थे, मौलाना तारक जमील के यहाँ पर निकाह पढ़ाया गया। अच्छा, अगर निकाह से पहले वो इकट्ठे थे, अच्छा तल्लक था, दोस्ती सी, एक तंजीम भी मिलकर चला रहे थे, तो तब भी इतराज़ किया जाता था, ठीक है, तब उनके हवाले से तब भी मनफी बातें की जाती थी, उनके तल्लकात के हवाले से सवाल उठाए जाते थे। खुसूसन कुछ अर्सा पहले जब सलाब के बाद एक सोसाइटी का मामला हुआ था, बिल्कुल, तभी डॉक्टर नबिया बड़ी खबरों की ज़ीनत बनी सारा मामला, उस वक़्त भी इन दोनों को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। अब अगर उन्होंने शादी कर ली है और एक जो इस्लामी रवायात है उसके मुताबिक ही है, तो उसमें कौन सा जुर्म कर लिया, ठीक है। लेकिन लोगों को बातें करने का मौका फिर भी मिल गया, किसी ने लहंगे पे बात कर दी, किसी ने जेवर पे कर दी। अच्छा, यहाँ पर भाई साहब मेरा सवाल है कि पहले भी घर का इशू था, क्या था कि बढ़ चढ़ाकर बातें करना, मतलब कि ज़्यादा बन के दिखाना, इसमें आप क्या पैगाम दे के कि डॉक्टर नबिया को इस तरह वो इतने करोड़ों का लहंगा बताना चाहिए था या नहीं, या फिर उस वक्त जो घर उसने कहा कि मेरा घर, मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी, वो उसको कहना चाहिए था या नहीं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखें, यहाँ पे मैं ये तो बात कर ही नहीं रहा कि उस लहंगे की मालियत क्या थी, उस घर की मालियत क्या थी, ओके, लेकिन ये एक फजूल और एक गंदी सी जंग है, एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन करना, बिल्कुल ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उससे पहले हमें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, ठीक है। अब सोशल मीडिया ने आज़ादी तो हमें दे दी है और कुछ ज़्यादा ही दे दी है कि जिसका जो दिल करता है वो बोलना शुरू हो जाता है। फिर बात वहीं से आती है कि कभी उसमें लहंगे पे तनकीद, जेवर पे तनकीद, जब कोई टॉपिक ना मिला तो वो हकीम साहब हैं उनको दरमियान में लाया गया, मतलब ये इस किस्म की जो ये शरारतें होती हैं मेरे नज़दीक। अच्छा, हकीम का अब ये लड़ाई जो है ना, ये एक ज़ाती लड़ाई है, और ये एक गंद फैलाया जा रहा है। और इस हवाले से हारिस छोटे भाइयों की तरह
डॉक्टर नबिया भी मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, और बुशरा ठीक है, और उनसे मेरा कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। और मैंने हारिस से बात की थी, बल्कि मैंने उसकी एक तस्वीर पे कमेंट किया था, उसने तो मैंने उसे कहा था बी कूल एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओके, छोड़ो, अब आप आज एक फरीक बात करता है, कल दूसरा करेगा, फिर आप उसका जवाब दोगे, फिर वो जवाब देगा, फिर ये खुद ही दोनों फरीक थकेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। और ये लड़ाई आज से थोड़ी चल रही है, ये तो कई साल से मैं भी देखता आ रहा हूँ। तो यहाँ तो इस लड़ाई को किसी साइड पे लगा लें, ठीक है, अगर नहीं लगती तो भी खामोशी इख्तियार कर लें। ऐसे एक दूसरे पे कभी एक ग्रुप दूसरे की बात करता है, दूसरा उसका जवाब देता है, तो ये कुछ तासर अच्छे नहीं जाते। और यहाँ पे मैं अब भी, मेरे नज़दीक हारिस और डॉक्टर नबिया पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें चाहिए खामोशी इख्तियार करें, आप मत किसी की नेगेटिव प्रोपेगेंडा का जवाब दें। कुछ नहीं निकलना, खुद ही कितना को बोल लेगा, क्या क्या निकाल लेगा। आप लोगों की लाइफ है, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अभी आप लोगों का निकाह नहीं था, वो आप तनाज़ात में घिर गए, तो बजाय से कि आप डिप्रेशन लें, टेंशन लें इन चीज़ों का, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपनी फ्यूचर को देखें, अपनी लाइफ को देखें और आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर पूछना चाहूँगा कि तीफी बट वाले केस की जानिब थोड़ा सा आ जाते हैं। अमीर मौसम के डेरे को कहते हैं कि फिर सील कर दिया गया है, छापा मारा गया है, और क्या कोई नई इसमें अमेंडमेंट हुई है, कोई नई खबर है अंदर की आपके पास? देखिए, मैंने भी सुना है मीडिया के थ्रू, ठीक है, क्या हकीकत? छापा मारा है जी, अड्डा सील कर दी। पहली बात है, पुलिस के पास तो इख्तियार ही नहीं कि वो अड्डे को जाके सील करे। ओके, किन इख्तियारात के तहत वो सील कर सकती है? अगर सील करेगी अदालत के, अगर वो अमीर मौसम वगैरह अदालत चले जाते हैं तो 1 सेकंड में वो कारोबारी जगह खुल जाएगी। ठीक है। अब अगर आप वो सारी जगह का अगर आपने विजिट किया हो, तो वहाँ जो शालम में जो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो दफातर हैं वो मुतअद्दिद है। वो केला पाक इंटरनेशनल गुड्स ट्रांसपोर्ट जो अमीर मौसम वाला का है, इनका नहीं है, उनके साथ और भी खासे दफातर हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक जो दुकानें हैं वहाँ पे जिन पे दफातर बनाएंगे, एक दुकान सील कर देंगे तो क्या बाकियों में काम नहीं चलेगा? इस वक्त सिर्फ बात फिर वही है कि तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद जो एक हवाओं का रुख चेंज हुआ था, और वो ये था कि पुलिस वन साइडेड है। बिल्कुल, ठीक है। पुलिस पर मुसलसल ये इल्ज़ाम आ रहे थे कि इन्होंने अमीर बलाज टीपू ग्रुप के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। ठीक है। ओपन बातें हो रही हैं, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा, पैसों का भी जिक्र हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ तक बातें निकली मार्केट में कि ये अरबों रुपए की डील हुई है। बिल्कुल, गॉड नोज बेटर। हाँ बिल्कुल ऐसा, हमारे पास कोई इस वाले से कोई ऐसे सबूत नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं। लेकिन ये बातें तो सोशल मीडिया का भी हिस्सा बनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हिस्सा बनी, एक इल्ज़ामात सामने आने लगे। बहरहाल ये चीज़ तो बहुत बहा कही जा रही थी कि पुलिस जो है बिल्कुल इस वक्त जानिबदार है, और इस बिना पर पुलिस ने उस इल्ज़ाम को धोने के लिए कि भी हमारे लिए तो दोनों फरीक बराबर हैं, एक रेड कर दिया, उसके बाद फिर एक रेड कर दिया। उन 2 रेड करने का नतीजा क्या है? यहाँ तो कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। ठीक है। और जब पुलिस को भी पता है कि वहाँ पे तो दोनों है ही नहीं, अमीर फतेह और आरब भट्टी मतलूब है ना, तो दोनों वहाँ पे नहीं है, तो किसकी तलाश में वहाँ पे जाते हैं? एक तरफ ये तासर ख़त्म करने की कोशिश की गई कि पुलिस जो है वो न्यूट्रल है, और दूसरी तरफ ये भी बातें हो रही हैं कि अब थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है अमीर मौसम वगैरह पे। ओके। और हमेशा की तरह जब से दुश्मनी शुरू हुई है आज तक, इस दुश्मनी के बेनिफिशरी पुलिस ही रही है। ओके। और आज भी मैं समझता हूँ इस दुश्मनी की बेनिफिशरी पुलिस ही है। ठीक है। बजाय इसके कि इस दुश्मनी को ख़त्म कराएं, ये दुश्मनी को आग लगाने वाली बातें हो रही हैं, और ये दुश्मनी थमेगी नहीं, ये दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। पहले अमीर बलाज के कंधों पर दुश्मनी और उसकी गोद में दुश्मनी आ गई टीपू ट्रकांवाला मरहूम के कत्ल के बाद, और अब वो दुश्मनी तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद उनके बच्चों की गोद में आ गई हुई है। ठीक है। अब जाहिर है उनके भी जो तीफी बट के बिनोई थे जवेद बट, वो भी कत्ल हुए थे। बिल्कुल। उनका साहबजादा भी मैदान में है इस वक्त, मुद्दई है, और वो ये मुतालबा कर रहा है
कि मेरे बाप के कातलों को पकड़ा जाए, ठीक है, उसके मुल्ज़मान उन्हें पकड़ा जाए, उसका भी राइट बनता है। ठीक लेकिन इसके साथ साथ जिन खदशात का इजहार हमजा भट्ट ने किया है वो ये कि वो कहते हैं हमारी ज़िंदगियों को भी खतरात लाहक है। ओके, ठीक है, और वो इस बात से वो खासे परेशान भी हैं कि हमें भी निशाना बनाया जा सकता है। अब देखें ना बात किस तरफ चल निकली है। पुलिस मुकाबला हो सकता है, ये पुलिस मुकाबले की बात नहीं, दुश्मनियों में जावेद भट्ट मारे गए थे। जावेद भट्ट का तो दुश्मनियों से ताल्लुक कोई नहीं था। ठीक है, बिल्कुल। दुश्मनी जो चल रही थी तीफी भट्ट की, जावेद भट्ट का क्या ताल्लुक था? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जावेद भट्ट का दुश्मनी से कोई ताल्लुक होता, उन्हें कोई खतरात होते, तो वो अकेले अपनी पोतियों को स्कूल से लेने जा रहे होते। कोई गनमैन नहीं, ना कोई ड्राइवर तक नहीं उनके साथ, खुद वो गाड़ी ड्राइव कर रहे जी। यानी कि वो एक मेंटली तौर पे सेटिस्फाई थे ना। अच्छा, मैं जब से इन दोनों ग्रुपों की दुश्मनियां देख रहा हूँ, दोनों के जो जीजो का अरब हैं, मिलने जुलने वाले दो से बाप, सारे दोनों ग्रुपों के दंदनाते फिरते थे। कभी किसी ने खतरा मास हुआ है, इधर से तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, और उधर से टीपू ट्रका वाला मरूम खुद, ये अपनी नकलो हरकत हमेशा ही महदूद रखते थे। ठीक है, बलाज के सर पे जब जिम्मेदारी आई है तो बलाज का भी एक लिमिटेड आना जाना कहीं था, बट वो कुछ अर्सा से थोड़ा आज़ाद हो गया था। उसका आना जाना बाहर निकलना कुछ ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी उस तरह नहीं था जिस तरह एक आम आदमी का होता है, एक नॉर्मल लाइफ में आप करते हैं। इसके अलावा मैंने नहीं देखा कभी कि तीफी भट्ट ग्रुप से वाबस्ता कोई शख्स, कोई रिश्तेदार, या गोगी भट्ट से वाबस्ता कोई शख्स, कोई रिश्तेदार, वो अपने साथ गनमैनों की फौज लेके जा रहा है, अकेले फिर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, चौकों में बैठे हैं, दफातर में बैठे हैं। वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ में थे और इस दुश्मनी में कभी भी किसी के रिश्तेदार को निशाना नहीं बनाया गया था। जावेद भट्ट के कत्ल ने सबको कॉन्शियस कर दिया, आज वो सारे कॉन्शियस है। बिल्कुल। हमजा भट्ट जो उनका साहबजादा है, ये बात उसने कही, उसने कहा हमें तो खुद अपनी जिंदगियों के खतरात हैं। ओके, कि हम लोग, क्योंकि मैं पैरवी कर रहा हूँ अपने बाप के मुकदमा कत्ल की, तो मुझे भी खतरात हैं। ठीक है, तो मकसद कहने का ये बात किस तरफ जा रही है। अच्छा भाई साहब, आप इस जो कि केस के बारे में तो बात कर रहे हैं, मतलब कि तफसीलन आप कह रहे हैं कि इसमें अभी तक भी जो मामलात हैं कि वो पुलिस जो है ख़ुद इनको हाईलाइट कर रही है। अब सवाल ये है कि अंडरवर्ल्ड का कहा जाता है, एक तो थोड़ा सा अंडरवर्ल्ड का बिल्कुल शॉर्ट सा बताएं कि इंट्रोडक्शन क्या है, और फिर अंडरवर्ल्ड का शोबिज़ इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना कैसा है। अच्छा, ये ऐसे ही है, ये रवायात भी मैं समझता हूँ बॉलीवुड से चली हैं। बॉलीवुड से इस तरह कि वहाँ पे हमेशा अंडरवर्ल्ड से वाबस्ता लोगों का राज रहा। ठीक है, जिसमें एक बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम का आता है। ठीक है। दाऊद इब्राहिम की ज़िंदगी पे फिल्में भी काफ़ी बनी। उसके बाद दाऊद इब्राहिम का तमाम एक्टरों एक्ट्रेसेस पे एक असर रसूख भी होता था, प्रोड्यूसर्स पे भी होता था। ठीक है, एक दौर में इनसे प्रोड्यूसरों से भत्ता भी लिया जाता था। फिर ऐसा दौर भी आया कि उसने अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी की। ठीक है। सो ये चीज़ें जब आप हिस्ट्री में जाते हैं और देखते आते हैं तो सेम वो कल्चर यहाँ भी चलता रहा, हमेशा से चलता है। ठीक है, अब तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री अब एक जवाल का शिकार होगी, अब फिल्में नहीं बनती। एक दौर में जब लाहौर गार्ड हुआ करता था, यहाँ पे 3-4 फिल्म स्टूडियो होते थे, तो उस दौर से लेके फिल्म इंडस्ट्री के जवाल तक कोई ना कोई अहम शख्सियत जिनका कोई बदमाशी में बड़ा नाम हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो तगड़ा, उनका ज़रूर फिल्म इंडस्ट्री में अमल दखल रहता था। और आपने देखा कि बड़े बड़े बदमाशों के नामों पे फिल्में बनी। बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उन फिल्मों के पीछे सरमाया किसका होता था। ठीक है, वो कुछ किसी शरीफ आदमी का सरमाया नहीं था होता। ठीक है, ये जो शेरा गुज्जर और ये जो भी है, मैं नाम इसमें बेशुमार है, मोस्टली फिल्मों का जो एक बदमाशी कल्चर दिखाया जाता था, तो वो कुछ शरीफ लोग थोड़ी होते थे, शरीफ लोग थोड़ी पैसा लगाते थे। बिल्कुल ऐसे ही पीछे कोई ना कोई, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं पहलवान होता था, वो लाहौर में लैंग्वेज में बदमाश को पहलवान कहते हैं ना। बिल्कुल, तो किसी ना किसी फिल्म के पीछे पहलवान जरूर होता था। यहाँ पे वो बड़ी तवील बात फिर हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं
जिनके इन पहलवानों से तल्लुकात भी थे। कोई एक बता ठीक है, दें। बहुत सारी नहीं है, उसमें कत्ल भी हुई हैं कई। ठीक है, किसी कत्ल का वाकया ठीक बता है, दें। उसमें नादरा का भी कत्ल हुआ, एक हाँ, बड़ी, नादरा ठीक का है, कत्ल, बिल्कुल, वो एक थोड़ा सा मारवी थी, उसका भी कत्ल हुआ। नादरा के उसमें कत्ल के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है, कैसे हुआ, क्या मामला थे? इसमें फिर आप एक देखें कि जब फिल्म इंडस्ट्री का जवाल शुरू हुआ तो थिएटर लाइन आ गई स्टेज ड्रामों में। ठीक है, स्टेज ड्रामों में भी चीजें देखने हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी एक्ट्रेस के घर फायरिंग हो गई है, हाँ बिल्कुल, किसी की टांगों पे गोलियां लग गई हैं, जिसमें एक बड़ी मरूफ थी सैमा खान, उसको भी गोलियां लगी थी। कई एक्ट्रेसेस के घर पे फायरिंग भी हो जाती थी। तो ये क्या होता था, ये सारे वही लोग थे। ये किसी शरीफ आदमी का तो इन एक्ट्रेसेस के साथ तल्लक नहीं होता। इन एक्ट्रेसेस की भी मजबूरी होती है कि किसी ना किसी बड़े नाम को साथ रखना अपनी प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो डॉन है चाहे वो पुलिस ऑफिसर है। और अब चूंकि फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार है, फिर थिएटर आ गया। थिएटर पहले लाहौर में था या चंद एक दूसरे शहरों में था, अब हर शहर में थिएटर आबाद हो गए हैं। तो वहाँ हर शहर में जो थिएटर हो रहा होता है, चाहे वो फैसलाबाद है, चाहे गुजरांवाले है, चाहे लाहौर है या दीगर शहर हैं, उन सारों में किसी ना किसी डॉन का ज़रूर किरदार होता है। चाहे वो प्रोड्यूसर की शक्ल में या प्रोड्यूसर के बैक पे है, वो सरमाया लगा रहे हैं, जो भी एक सिलसिला होता है उनका। तो कभी भी आप शोबिस की दुनिया को डॉन से या पुलिस अफसरान से अलग नहीं कर सके। ठीक है, मतलब कि चोली दामन का, इनका चोली दामन का हमेशा साथ रहा और वो चलता रहा, साला साल चलता रहा। ठीक है। और मोस्टली अब देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, हम किसी ना किसी डॉन का एक मिसाल डिस्कस करते हैं जो दुनिया से चले भी गए हैं, मुतअद्दिद पुलिस मुकाबलों में मारे गए और कई कत्ल हो गए। ये कोई आइडियल पर्सनैलिटीज नहीं है। ये हाँ, इनके अंजाम से सबक हासिल करें। इनकी जो लाइफ है उसे आप अपना आइडियल ना बनाएं। बिल्कुल ठीक है। बड़े नाम हुए, बड़े खौफनाक नाम हुए, जिनसे एक कॉल जाती थी, लोग दबक जाते थे, लोग खौफ का शिकार हो जाते थे। एंड रिजल्ट क्या हुआ उनका? इसलिए मैं कहता होता हूँ, जो डॉन होता है ना, डॉन कभी भी आपके लिए आइडियल नहीं होता। बिल्कुल, उस डॉन का अंजाम देखें और उसे सबक हासिल करें। ठीक है। यहाँ कई तालिब इल्म रहनुमा है जिनके आज हम वाकयात बयान करते हैं, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया। एंड रिजल्ट क्या हुआ? मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारे गए या अपने मुखालफों का तो कत्ल हुए। बिल्कुल ठीक है। बहुत कम लोग आपको आज के दौर में मिलेंगे जो उस दौर में उन्होंने अपने किबला दुरुस्त किया, इस लाइन से फरार इख्तियार की, तो आज वो जिंदा है। कई बुजुर्ग हो चुके हैं। ठीक है। वरना मुतअद्दिद नाम, ये चंद साल सिर्फ वो नाम डिस्कस हुए हैं, चंद साल। ठीक है। किसका साल, इनकी अगर आप क्रिमिनल लाइफ देख लें तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बड़े नाम, बड़े डिस्कस हुए। उसके बाद क्या हुआ? तो जो लोग या हमारी नौजवान नस्ल जिन डॉन्स को अपना आइडियल मानती है ना, उनको आइडियल ना माने, सिर्फ उनका अंजाम देखें। बिल्कुल ठीक है। एंड जो गेम है, एंड गेम, वो अदारों के हाथ में, वो पुलिस के हाथ में। बिल्कुल ठीक है। पुलिस से बड़ा मैं कहता हूँ डॉन कोई नहीं है। अगर पुलिस अपने आई पर आ जाए तो फिर पुलिस के आगे डॉन कोई नहीं है। ओके। बड़े बड़े डॉन फिर वो नीचे बैठा के जब फिर लितर मारती है ना, फिर वो उन डॉनों को भी मैंने देखा है, कईयों का क्या सलूक होता है फिर। ठीक है। तो ये कभी भी हमारे आइडियल नहीं हो सकते। ठीक है। हमें जहाँ हम इन लोगों को डिस्कस करते हैं, वहाँ लोगों को ये भी बताना चाहिए कि उनका अंजाम क्या था। ठीक है। अच्छा पाशा साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो हीरा मंडी की नायिका होती हैं या फिर शोबिज़ इंडस्ट्री में एक बड़ा जो नाम होता है, या कोई डांसर होती हैं या फिर कोई बड़ी खूबसूरत खातून जिसका ताल्लुक़ जो है इस इंडस्ट्री के साथ हो, वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को जो है अपने इशारों पर नचाती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल सही बात है। मतलब कैसे? सारे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बड़े वो काली भेड़ों को ये क्या, लेकिन मतलब जिनके ताल्लुकात होते हैं वो सारों को नहीं, सारे एक कैटेगरी के नहीं होते। हाँ बिल्कुल। अभी तो मैंने खुद जिक्र किया इस हवाले से, वो चंद एक पुलिस अफसरान होंगे, चंद एक ब्यूरोक्रेट होंगे, चंद एक सियासतदान होंगे। ठीक है। सारे एक कैटेगरी के नहीं होते। तो इसमें अगर आपने सिर्फ ब्यूरोक्रेट का नाम लिया है, आप हिस्ट्री में जाएं, इक़्तिदार के वानों में बैठे बड़े बड़े तगड़े लोग वो ख़वातीन के इशारों पे नाचते रहे।
अभी इक़्तिदार में हैं, इक़्तिदार के अवानों की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओके अभी का जिक्र करके मेरे मगर ना सियासतदानों ने पवा दे। ठीक है ओके। हिस्ट्री में चले जाएं आप, जनरल रानी का बड़ा जिक्र आता था। बिल्कुल। अब वहां से अब आप शुरू हो जाए, मैंने इशारा दिया है, तो इक़्तिदार के मानों तक इनकी रसाई होती है। आज भी डेफिनेटली किसी ना किसी की तो होगी, किसी की ना किसी के साथ होगी, तो उसके बगैर इनके मामला जिंदगी नहीं चलते। इसलिए इन खवातीन का बड़ा अहम रोल रहा है हमेशा। ठीक, एक ज़ारा अकबर बड़ी डिस्कस की जाती है, आप जानते हैं उसके बारे में, उनका जो कि सियासतदानों के साथ ताल्लुकात और मामलात? नहीं, आप एक ज़ारा अकबर का नाम क्यों ले रहे हैं? बड़े यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है। ओके, ठीक है, वो तो एक दौर था उसका भी आई, एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा की अहलिया भी रह चुकी हैं वो। तो उसके बाद आप खाली ज़ारा अकबर को ना देखें, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारी, अब किसी के क्या किरदार कशी पे हम जाएं, बहुत सारे लोगों की ख़वातीन के नाम, शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता बड़ी बड़ी हीरोइंस जिनके बड़े नाम हुए हैं, कई माजी का हिस्सा भी बन गई हुई हैं। उनका फिर मैं कह रहा हूँ उनके इक़्तिदार के अवानों तक उनकी रसाई होती थी। ठीक है, पाई साहब आखिर में क्या पैगाम देंगे उन खवातीन को? नहीं, वैसे टोटल हमारी आज की पॉडकास्ट का जो एक एंड पे कंक्लूजन होता है, एक पैगाम होता है, एक पॉजिटिव मैसेज होता है। देखिए, मैंने इसमें आजकल ना हमारे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, फिर बात वहीं मैं करूँगा, कोई ऐसे किरदारों की कि जो जराइम की दुनिया के एक बड़े बाप रहे हैं, बाप नहीं बाप रहे हैं, ठीक है, लेसन, हम उनको डिस्कस करते हैं, हम उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। हम कहते हैं उनके पास रॉकेट लॉन्चर था, फलानी गन थी, उसने उसको उठाया, उससे यूं पैसे लिए, उसने उसको जला दिया, उनकी बहादुरी दिखाते हैं कि जी वो बड़े खौफनाक थे, दहशतगर्द थे। मेरा यहाँ पे एक, हम बजाय उनकी बहादुरी के वाकयात बताएं, उनके अंजाम बताएं, बिल्कुल, पुलिस के हाथों किस बेदर्दी से फिर वो लोग मारे गए, ताकि आने वाले बच्चे जो हैं वो इनसे या मुखालफों के हाथों मारे। जुराइम की दुनिया में कोई फ्यूचर नहीं होता, जुराइम की दुनिया की कोई लंबी जिंदगी नहीं होती। और मैंने बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को देखा है बाद में कि उनकी फैमिलीज रुल गई हैं, उनके बच्चे रुल गए हैं। कभी आप लाहौर के, आप बाकी पूरे पंजाब की या पूरे मुल्क की जेलों को छोड़ें, आप लाहौर की सेंट्रल जेल और कोट लखपत जेल के बाहर जाके खड़े हों एक दिन, तो आप देखें वहाँ पे बूढ़ी माँ, जवान बहनें या बीवियाँ किस तरह वहाँ रुल रही होती हैं और उनके प्यारे अंदर बैठे होते हैं। तो वो उस वक़्त वो बदमाशी करने वालों की गैरत कहाँ जाती है कि जब वो किसी को मारने से तो परहेज नहीं करते, बड़े गुंडे बनते हैं, तो उसके बाद वो तो खुद तो अंदर होते हैं, बाहर उनकी माँ, बहन, बेटी, बीवियाँ रुल रही होती हैं, तब उनकी गैरत कहाँ जाती है। तो हम सबको इन चीज़ों से लेसन हासिल करना चाहिए, हमें लोगों को ये शऊर देना चाहिए कि जराइम की जो दुनिया है, क्राइम की जो दुनिया है, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ। चलो, और देखें CCD ने जिस तरह डंडा फेरा, बिल्कुल ठीक है, सारे इस वक्त कहाँ गए। चलें ठीक है। अच्छा भाई साहब, ऐसे ही ना एंडिंग हो रही थी हमारी, हमने मैसेज भी दे दिया, एक सवाल आया बड़ा एनर्जेटिक होके, आपने भी उस पर थोड़ी सी डिस्कशंस करनी, मैंने भी, आपने अपने एनालिसिस का इजहार करना है और मेरा सवाल ही आपसे होना है क्योंकि इस वक्त मैंने आपसे पूछना है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, लोग उसको डिस्कस किए जा रहे हैं, चहम गोइयाँ जारी हैं। रेहान तारिक ने एक टिकटॉकर खातून का इंटरव्यू किया है जिसमें वो लड़की कहती है कि 25,000 में मैं क्या क्या करती, अपने घर के बिल देती, अपने भाइयों की फ़ीस देती, अपने घर को चलाती, मैं क्या करती, मुझे उस 25,000 से निकलना था, मुझे किसी की मुलाजमत नहीं करनी थी, अगर आज मैं टिकटॉकर बन गई हूँ तो इसमें क्या हर्ज है। और वो रेहान तारिक को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपने उसको इतने टफ क्वेश्चंस क्यों किए, क्या कहेंगे आप? यार एक चीज़ मैं जानता हूँ जी, मेरा कभी कोई रेहान तारिक साहब से मेरे काबिल एहतराम है, सारे एक एंकर हैं, बिल्कुल। तो एक चीज़ मैं देखता हूँ, अब मैं आपके पास आया हूँ, घर तो दुश्मन भी चल के आए, उसको इज्जत देनी चाहिए। जो एक रवायात होती है ना, खानदानी लोगों की होती हैं, जो बड़े ज़र्फ के लोग होते हैं, या इखलाकियात का तकाजा भी होता है कि अगर आपके घर चल के आपका मुखालिफ भी आ गया ना, तो आप उसको इज्जत दो। ठीक है। अब मैं अगर आपके पास आया हूँ, मैं आपका मेहमान हूँ,
तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे इज्जत दें, ना कि मुझे यहाँ बैठा के आप जलील करना शुरू कर दें। आपको कोई ये राइट नहीं है। लेकिन अच्छा वो लड़की कहती है मैं कि लड़की की बात नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अभी तक मैंने उनकी कई जो इंटरव्यूज़ का सुना, खैर देखे इतने ज़्यादा तो नहीं थे मैंने, छोटे छोटे क्लिप कई देखे हैं, फिर उन पे जो तनकीद की जाती है, मैं वैसे उन सब पे हैरान होता हूँ कि वो जाते क्यों हैं। जाते क्यों हैं, हर दफ़ा बात भी ये। जब आपको पता है कि मैं गया हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है, तो क्या आपको नहीं जाना चाहिए? आपको ये अब एक ट्रेंड ही बन गया, ट्रेंड बन। अच्छा भाई साहब, इसमें वो खातून खुद कह रही है, नहीं एक और चीज़, आपको ब्लो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, जातियात पर अटैक नहीं करना चाहिए। और देखे ना, पूरा प्री प्लान्ड होता है जो मैंने देखा है, कि क्वेश्चन करने वाले भी लोग बैठाए होते हैं अपने, जो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे अगले की तजलील हो। मतलब रेहान तारिक के पॉडकास्ट में पूरा प्री प्लान वो, मुझे तो ये नजर आ रहा है ना। अच्छा, कि वो एक पता नहीं क्या कोई। अच्छा, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं मुतमिन हूँ कि आप जैसा एंकर होना चाहिए, इस तरह सवाल करने चाहिए, और कोई ऐसा चैनल है कि जो पूरी बात को चला रहा है। वो लड़की खुद इस बात को ऑन कर रही है, एडमिट कर रही है, और वो कहती है कि मैं आपसे इंटरव्यू करते हुए, आप पॉडकास्ट मेरा कर रहे हैं, मैं खुश हूँ। और उसने भी बड़े तगड़े तगड़े जवाब दिए। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पर एक दफ़ा हाइप के सेंसेशन बनी हुई है, वो उसमें आपकी क्या राय है? एक तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि उन्हें भाई जाना ही नहीं चाहिए, अगर उन्हें इतना ख़तरा है तो भाई उन्हें अपनी अगर इज्जत बचानी, पता है एक बंदा करता ही काउंटर क्वेश्चन है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें वाकई बहुत तस्लील नज़र आई मेहमानों की। ठीक है, अब वो फिर बात अगर हम उसकी गहराई में जाएंगे तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं तो सिंपल एक बात कही है कि ठीक है, अच्छे इंटरव्यूज़ होते हैं, आप करें, आप किसी का तमस्खर ना उड़ाएं, किसी की ज़ातियात पर ना जाएं, और एक झगड़े वाली सूरत हाल ना बनाएं वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ तो ना कोई जर्नलिस्ट करते हैं। जब ये सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, हम प्रिंट मीडिया से वाबस्ता थे, तो हमारी कोशिश होती थी कि हम जिसका इंटरव्यू करें ना, उसको गुस्सा दिलाएं। वो गुस्से में आएगा तो अंदर की बात बाहर आएगी। एक तरीकेकार होता है जर्नलिस्ट, करते हैं जर्नलिस्ट करते हैं। उसके बाद आप इंटरव्यूज़ की तरफ आ जाएं, उसमें भी चलता है। लेकिन जब आप किसी की ज़ातियात पे जाना शुरू करते हैं और उसकी तजलील शुरू करते हैं, इट्स नॉट गुड। मेरे नज़दीक मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। हमारे साथ भाई साहब मौजूद थे। तमाम जो डिस्कशन की मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपने सुनी, इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।